और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने पर आधारित रही है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें अपना बहुमूल्य लगातार समय दिया और लगातार हम अलग अलग वर्गों के साथ कंसल्टेशन करते रहे। जो आज उपस्थित हैं उनमें से अनेक वर्गों के साथ हमने कंसल्टेशन किया, विभिन्न विधायकों को भी हमने डीओ लेटर लिखा, इंटेलेक्चुअल के साथ भी हमने लगातार चर्चा की और स्टीयरिंग कमिटी भी गठित करके लगातार उस पर हमने काम किया। राष्ट्रीय नीति आयोग के साथ हमने अनेक बैठकें की और मैं पुनः आदरणीय सुब्रमण्यम साहब को, जो हमारे छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं और देश में आज सीईओ नीति आयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, उन्होंने खुले मन से नीति आयोग के अपने सारे एक्सपर्ट्स को सारे कंसल्टेशन में सारे जो भी हमारी एक्टिविटी थी उन सब में खुले मन से हमारा सहयोग किया और इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में नीति आयोग भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग अलग प्रकार से डिजिटल माध्यमों से स्कूलों कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताओं से एक पोर्टल बनाकर अलग अलग तरीके से हमने लोगों के अभिमत प्राप्त किए और नागरिकों से लगभग 1 लाख सुझाव प्राप्त हमने किया है। उसके आधार पर यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसके अलावा जो मैं बताना चाहूंगा कि जो इस विजन डॉक्यूमेंट के 6 थीम हैं, 6 अलग अलग थीम हैं। ये 6 थीम हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्ट्रेंथ है, मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, उसमें स्ट्रेंथ जो है उन 6 बिंदुओं पर आधारित हमारे 6 हमारे विजन है। उद्योग को हमको मजबूती प्रदान करना, इनलैंड लॉजिस्टिक हमारा एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा, टूरिज्म हमारी संस्कृति जो कि विरासत को भी हमको आगे बढ़ाकर रखना है, उस दृष्टिकोण से उसे ध्यान देना, हर्बल प्रोडक्ट्स पर फोकस करना, एग्रीकल्चर, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है। जो इसके अलावा हमारे जो कमियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो विकास ज्यादा तेजी से हम नहीं कर पाए हैं, ऐसे 4 थीम को हमने लिया है। 6 हमारे स्ट्रेंथ से थीम लिया है हमने और 4 हमारे जो वीकनेस हैं, अभी हम जिसमें ज्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं, उस तरह के 4 थीम लिए हैं। इस तरह से 10 थीम को लेकर के इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। ये 10 थीम पर आधारित इस विजन डॉक्यूमेंट के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 3 इनेबलर्स हमने माना है। सारे एक्सपर्ट्स ने हमको सलाह दिया है, उसके आधार पर इन 3 इनेबलर्स पे हम काम करेंगे। सबसे पहला भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित जो गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए गवर्नेंस को इन्हांस करना, ये हमारा महत्वपूर्ण पिलर के रूप में, इनेबलर के रूप में मानकर हम ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और आज पूरे देश भर में सभी राज्यों की स्थिति देख सकते हैं कि सभी राज्यों के इन्वेस्टमेंट की, कैपेक्स पर, पूंजीगत व्यय पर इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रा पर इन्वेस्टमेंट की सीमा है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के सभी राज्यों के लिए सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रोल होगा। तो इस तरह से 3 जो मेजर इनेबलर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए गवर्नेंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन 3 इनेबलर्स के माध्यम से 10 थीम पर आधारित 2047 के लक्ष्यों की ओर हम तेजी से आगे बढ़ने की रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो जनसंख्या का लाभांश है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया के सभी देश बूढ़े हो रहे हैं। जापान की आज औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की आज औसत आयु 46 वर्ष है। ऐसी स्थिति में भारत देश की आज औसत आयु 29 वर्ष है और पूरी दुनिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की ओर निहार रही है। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड और भी पुख्ता है। अगर भारत की औसत आयु आज 29 वर्ष है तो छत्तीसगढ़ की औसत आयु मात्र 24 वर्ष है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेने के मामले में हम और अच्छी मजबूत स्थिति में हैं। ये हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे भारत के संदर्भ में भी रहता है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी रहेगा। इस दृष्टिकोण से स्किलिंग, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सब पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। मैं एक प्रयास जो पिछले भाजपा सरकार के द्वारा 15 सालों में किया गया और अभी की सरकार के द्वारा किया गया, उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में, तो एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था। लेकिन
2018 तक हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईएम, एम्स, एचएनएलयू, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीपेट, ये 7 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आ गए। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों में ही 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है। निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का आगमन पिछले 1.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और आगे के लिए हम और नए जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करूं या इस स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्ट की बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात करें, इन राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को लाना हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का मेजर टारगेट है। इसके अलावा जो रोजगार आधारित उद्योग नीति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय 2024 से 2030 नीति में पहले जो क्राइटेरिया होता था, कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्राप्त कर पाएंगे। इस बजट के एक महत्वपूर्ण बिंदु को मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि स्किल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य जब 2000 में बना था तो 2000 से 2025 तक 8 नर्सिंग कॉलेज, शासकीय स्तर पर 8 नर्सिंग कॉलेज बने थे। इस अकेले बजट में 12 नए नर्सिंग कॉलेजेस का ऐलान किया गया है ताकि बहनों को स्किल बेस्ड करके उनके लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। इसी तरह से इसी बजट में 2000 से 2025 तक केवल 1 शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज था, जिसे बढ़ाकर इसी बजट में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रखा गया है। ये कौशल की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करके हमारी सरकार काम कर रही है। 2047 तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों की जीवन जीने की प्रत्याशा है, उसे 68 वर्ष से बढ़ाकर 84 वर्ष तक ले जाना। एमएमआर मातृ मृत्यु दर है, उसे 107 से घटाकर 10 तक लाना। स्टंटिंग जो ठिगनापन होता है, हाइट नहीं बढ़ पाता कुपोषण के कारण, उसे 30% से घटाकर 10% तक लाना। और आईएमआर जो कि 20 से अभी अधिक है, उसे घटाकर 5 तक लाना। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से टारगेट हैं। इसके अलावा हम अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार तो करेंगे ही, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ की कैपिटल को, इस आसपास के रीजन को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की रणनीति पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले 1.5 वर्षों में ही बॉम्बे हॉस्पिटल का नवा रायपुर में आगमन हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जो हमारी पिछली सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें बांग्लादेश, उसमें श्रीलंका जैसे देशों से आज लोग इलाज कराने आते हैं और 37,000 से अधिक हार्ट सर्जरी को इस हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है।
पर्यटन को विकसित करना हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ओवरऑल सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कराना हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 55% है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 35% है। इसलिए पर्यटन, आईटी, इस तरह के मेडिकल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, इस तरह के थीम को हमको डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जब निवेश होता है तो तेजी से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्यटन हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा थीम बनकर आगे आने वाले समय में उभरे, ये हमारी सरकार की रणनीति है। हम सभी को पता है कि बस्तर के धुड़माराज गांव को यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 टूरिज्म विलेज के रूप में शामिल किया है। इसी तरह से नवा रायपुर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। नवा रायपुर में भारत सरकार के सौजन्य से फिल्म सिटी का भी निर्माण होने जा रहा है। पिछली औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। होम स्टे पॉलिसी को भी अभी पिछले महीने भी हमारी सरकार ने लागू किया है। इस तरह से अलग अलग थीम से पर्यटन के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार सृजन हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। जैसे कि मोदी जी कहते हैं, विकास भी और विरासत भी। इस दृष्टिकोण से भी हम अपने विकास पैमाने को आगे लेकर जाएंगे। आर्थिक विकास की यात्रा में हमारी सांस्कृतिक जड़ें भी मजबूत हों, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दृष्टिकोण से देवगुड़ियों का विकास, हमारे चारों शक्तिपीठ चंद्रपुर, डोंगरगढ़, रतनपुर, दंतेवाड़ा, चारों जगह विद्यमान शक्तिपीठों को भी विकसित करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। चंपारण प्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थली है। गुजरात के कृष्ण मार्गियों के सबसे बड़े आराध्य का वो केंद्र है। सिरपुर बौद्धों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी ने अपने देह का त्याग किया है। पेंड्रा रोड में रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए थे, अपने लंबे समय उन्होंने बिताया था। हम सबको पता है कि रायपुर में विवेकानंद जी ने कोलकाता के बाद सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। इन हमारे सांस्कृतिक बिंदुओं को भी हम आगे बढ़ाएंगे और विकास भी, विरासत भी, इस नरेंद्र मोदी जी के मंत्र के साथ हम काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिज की दृष्टि से हम सर्वाधिक अमीर धरती के लोग हैं। इस दृष्टिकोण से भी इस विजन डॉक्यूमेंट में हर चीजों को देखकर रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टील से चिनाब का रेलवे ब्रिज बनता है। हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित एल्यूमिनियम से मंगलयान, चंद्रयान, तेजस जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित सीमेंट से बांद्रा वर्ली सीलिंग बनता है। हमारे छत्तीसगढ़ की बिजली हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर देश को रोशन करने का काम करती है। इन सब बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए हम निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काम करेंगे। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। उसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस दोनों को देखते हुए हम निश्चित रूप से आगे विकास रणनीति बनाकर काम करेंगे। इस मैप को मैं आप सब लोगों को देखने का आग्रह करूंगा कि ऊपर में आप देख सकते हैं कि रेलवे का मानचित्र बिहार के लिए है। बिहार का रेल नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि कितना सघन रेल नेटवर्क है। इसी तरह से बंगाल में भी आपको बहुत सघन रेल नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि बिहार से, बंगाल से रेलवे मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब हमारे नीचे छत्तीसगढ़ के मैप को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे रेलवे का नेटवर्क बहुत ही पुअर है। तो भारत सरकार को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका लगातार सहयोग मिल रहा है। और चाहे मैं खरसिया से लेकर परमल कसा तक के 8,000 करोड़ रुपए के नए रेलवे नेटवर्क की बात करूं, या रावघाट से लेकर जगदलपुर तक के नए रेलवे नेटवर्क की बात करूं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रदान किया है। हमारा स्टेट लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए हमको एक बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम एक लॉजिस्टिक हब के रूप में सेंट्रल इंडिया में बहुत मजबूती के साथ उभर सकते हैं। और विशेषकर मैं केंद्र सरकार का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने रायपुर से विशाखापट्टनम, जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहां तक रूट बनाने का काम किया है। इसी तरह से नेशनल हाईवे की दृष्टि से भी हमारा घनत्व बहुत कम है। राष्ट्रीय औसत 139 के बनिस्पत मात्र 71 है हम। इस दृष्टिकोण से भी हमको काम करने की आवश्यकता है।
स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि इसी मानसून सत्र में कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आवास पर्यावरण विभाग के द्वारा स्टेट कैपिटल रीजन का विधेयक लाया जा रहा है और एक बड़े अंचल को लेकर रायपुर, नवा रायपुर, बिरगांव, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव जैसे बड़े अंचलों को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग की जा रही है ताकि स्टेट के लिए ग्रोथ इंजन का निर्माण किया जा सके। बिना हैदराबाद के तेलंगाना के इकोनॉमी की हम कल्पना नहीं कर सकते, बिना बेंगलोर के हम कर्नाटक की इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह का हमारा स्टेट कैपिटल रीजन जो नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर तैयार किया गया है, उस दृष्टिकोण से हम विकसित कर रहे हैं। इनलैंड लॉजिस्टिक भी हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कॉनकोर का जो प्रोजेक्ट हमारे नवा रायपुर में चल रहा है, उसकी एक लाइव तस्वीर है और रायपुर विशाखापट्टनम लिंक हो जाने से, विशाखापट्टनम पोर्ट सिटी से जुड़ जाने से लैंडलॉक छत्तीसगढ़ के लिए के विकास को एक नई ऊंचाई मिल सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी, इस दिशा में काम करना भी बहुत तेजी से हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। एआई डेटा सेंटर नवा रायपुर में बनना प्रारंभ हुआ है, सेमीकंडक्टर का यूनिट स्थापित हुआ है, आईटी, केपीओ, बीपीओ सर्विसेज, इन पर भी बहुत तेजी से काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। कृषि उन्नति निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्लस्टर अप्रोच लेकर हमारे बस्तर सरगुजा में जो श्री अन्न है, मोदी जी ने जिसे एक नई ब्रांडिंग दी है, उसके महत्व को समझाया है। नेचुरल तरीके से हमारे आदिवासी भाई श्री अन्न का उत्पादन करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन करना, उसको मार्केट से जोड़ना, उसकी प्रोसेसिंग करना, जैविक खेती को आगे बढ़ाना हमारे विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दंतेवाड़ा जिले का एग्रीकल्चर क्षेत्र का 70% एग्रीकल्चर भूमि ऑर्गेनिक हो चुकी है, जो सिक्किम राज्य के ऑर्गेनिक क्षेत्र से ज्यादा है। इतनी बड़ी संभावना हमारे बस्तर सरगुजा में ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। इस संभावना को साकारित करते हुए कृषि विकास को नई ऊंचाई देने का प्रयास हमारी सरकार करने जा रही है। वन धन की दृष्टि से हमारे प्रदेश का 44% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। वन्य उत्पादों के प्रसंस्करण को फोकस करते हुए इस दिशा में भी, इको टूरिज्म की दिशा में भी हमारी सरकार बड़ी छलांग आने वाले समय में लगाना चाहती है। इनेबलर के रूप में मैंने गुड गवर्नेंस का भी जिक्र किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था। गुड गवर्नेंस के हम मानते हैं कि किसी भी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इनेबलर है और यही हमारे विजन डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा थीम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने अपने अंडर ही एक नए विभाग का गठन किया। इतनी उन्होंने गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है। अनेक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हुए गवर्नेंस पर फोकस किया जा रहा है। डीरेगुलेशन को सर्वाधिक बढ़ावा देते हुए हम अभी नया कल एक विधेयक लाने जा रहे हैं। इस तरह के अलग अलग कामों पर, गुड गवर्नेंस से संबंधित कामों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी विजन डॉक्यूमेंट किसी सरकार भर का नहीं हो सकता। कोई भी विजन डॉक्यूमेंट उसकी जनता का हो सकता है। कोई भी सरकार अपने से प्रयास करे तो एक सीमा तक ही सफलता मिल सकती है। जन जन जब इस विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ते हैं तभी वो विजन सही मायनों में साकारित हो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा होकर सोचे कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान क्या दे सकता है और उस थीम के साथ अपना सर्वोत्तम योगदान दे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का यही उद्देश्य है। और किसी भी देश के विकास यात्रा में ये समय बहुत कम आता है। ये अवसर लिमिटेड समय के लिए ही होता है कि वह बड़ी छलांग मार सकता है। जापान का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब उस पर न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया गया, उसके बाद जापान लगभग बर्बाद सरीखे हो गया था। लेकिन वहां के लोगों ने फिर से अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत को संजोकर सपने देखने की ताकत जुटाई और उस सपने देखने की ताकत के दम पर उन्होंने 1970 से लेकर 1995 तक के 25 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को 15 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से दुनिया के अनेक देशों का उदाहरण है।
चाहे हम सिंगापुर की बात करें, चाहे हम साउथ कोरिया की बात करें, चाहे हम चीन की बात करें, चाहे जापान की बात करें, इन्होंने पिछले 50 सालों में ही ये करके दिखाया है। यही अवसर आज हमारे देश के सामने है। आज हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, हमारे छत्तीसगढ़ की औसत आयु 24 वर्ष है। आज हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन 30 साल बाद जो लोग नेतृत्व कर रहे होंगे उनके पास ये अवसर भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी होगी और हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए हम इस प्रतिबद्धता के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को पूरा करें। इसके इंप्लीमेंटेशन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा जोर है और हम सब मिल करके, छत्तीसगढ़ का जन जन मिल करके इस विजन डॉक्यूमेंट को साकार करते हुए विकासशील छत्तीसगढ़ को, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे। यही मैं निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बीसीजी से आए हुए आशीष जी को, हमारे सभी मंचासीन साथियों को, सभी विधायक गणों को, सभी सांसद गणों को, सभी पद्म श्री, पद्म भूषण से सम्मानित सदस्यों को, सभी हमारे शासकीय सेवकों को, हमारे सभी पत्रकार साथियों को, दूर दूर से पूरे अंचल से आए हुए सभी जनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और लगातार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, और उसी से ये बात निकलकर सामने आती है कि भारत देश तभी विकसित एक राष्ट्र होगा जब प्रदेश यहां पर समृद्ध होगा, विकसित होगा। और उसी की एक बयान की और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के माध्यम से विजन 2047 की एक झलकी माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर दिखाई है। और हम आपको बता दें कि गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जिसने यह बनाया है, यानी कि विजन 2047 बनाया है, और इसे साल भर के भीतर ही तैयार इसे किया गया, इसका रोड मैप बनाया गया है। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि न सिर्फ आर्थिक सुदृढ़ीकरण बल्कि इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी सहेजने का काम किया गया है और सभी बिंदुओं का समावेश इसमें किया गया है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, और अब हम उद्बोधन के लिए श्री BVR सुब्रमण्यम जी को आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री BVR सुब्रमण्यम जी, CEO, नीति आयोग, भारत सरकार। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे उपस्थित सभी मंत्रीगण और महानुभाव और सभा में उपस्थित सभी लोग, यह अत्यंत खुशी का दिन है जब एक कार्य हम शुरू करते हैं और जब उसका अंत दिखता है और आपके सामने उसका परिणाम नजर आता है, तो अपने आप में एक अंदरूनी एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है।